स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन से करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में जब तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, माइनस में टेम्परेचर चल जाता है, तब भी वहाँ जो वाहन होते हैं उस वाहन के रेडिएटर का जो जल होता है वो जमता नहीं है, क्यों? तो सोचो क्या हो सकता है आंसर। ठंडे प्रदेश में जब टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला गया और वाहन के रेडिएटर में जल है, और आप जानते हैं कि जल कितने डिग्री सी पे जम जाता है? 0 डिग्री सी पे, लेकिन वो रेडिएटर का जल जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है, यही क्वेश्चन है। तो मैं एक लाइन में उसका जवाब दे देता हूँ, आप विस्तार से लिखते रहना। एक्चुअली होता क्या है कि रेडिएटर में जो जल डाला जाता है उस जल में एक और पदार्थ मिला दिया जाता है। उस पदार्थ का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, और जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं जो सॉल्यूशन बनता है वो एंटी फ्रीज हो जाता है, प्रतिहीन हो जाता है, वो जमता नहीं है आसानी से। तो क्या क्या इसके आंसर के अगर हम लोग कहें बात की पॉइंट क्या है, तो एक लाइन में मैं लिख रहा हूं H2O जल प्लस इथिलीन ग्लाइकल, यही मिला दिया जाता है CH2OH CH2, यही अणुसूत्र होता है इथिलीन ग्लाइकॉल का। और इसके मिला देने से क्या हो जाता है, तो ये एंटी फ्रीज हो जाता है, एंटी फ्रीज, ये जमता नहीं है, जिसके कारण रेडिएटर का पानी नहीं जमता है। तो अब जितना जी में आए बातें लिख लो, लेकिन सबके जड़ में क्या लिखोगे कि उस जल में केवल जल ही नहीं रहता है रेडिएटर में, बल्कि उसमें मिला देते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, और इथिलीन ग्लाइकॉल और जल का मिश्रण वो जमता नहीं है, चाहे टेम्परेचर नेगेटिव में क्यों ना चला जाए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। जाड़े के दिनों में जब पहाड़ी क्षेत्रों में रोड पे बर्फ जम जाता है और बर्फ ही बर्फ होते हैं चारों तरफ, तो जानते हो रोड से बर्फ हटाने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है रोड पे नमक का छिड़काव कर देना, अथवा कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का छिड़काव करना। अब ये सोचो कि रोड पे नमक छिड़कने का क्या मतलब। अब ये मत सोचना है कि बर्फ और नमक मिला करके कुछ खाने वाले पदार्थ बनाते, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब जो बर्फ गिरा होता है उस बर्फ पे जब नमक डालते हैं, तो नमक डालने से क्या होता है कि जो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, हिमांक का और अवनमन हो जाता है। और ये जानिए आप कि नमक मिलाने से जो हिमांक है जल का वो -21 डिग्री सी तक हो सकता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर जब -10 है, -10 डिग्री सी बर्फ ही बर्फ चारों तरफ छाया हुआ है, उसमें नमक डाल दिया आपने, तो नमक का डालने से वो बर्फ पानी हो गया। कब तक? -21 डिग्री सी तक पानी रह सकता है। अगर 21 से ज़्यादा टेम्परेचर और घट गया, मान लीजिए 30 डिग्री घट गया, तो उससे आप कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है हिमांक को जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक है उसको घटा करके और वो कर देता -55 डिग्री सी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब -55 डिग्री सी तक अगर आपका टेम्परेचर चला जाएगा और उस वक्त जो बर्फ होंगे रोड पे, कैल्शियम क्लोराइड डाल दोगे, वो पानी की तरफ बह जाएगा। तो क्यों मिलाते हैं, इसके पीछे कारण है कि NaCl और प्लस ये जो आइस होते हैं, ये क्या करता है, लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देते हैं। और याद रखिएगा NaCl जो है -21 डिग्री सी तक घटा देता है, और कैल्शियम क्लोराइड तो -55 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है टेम्परेचर घटा करके, जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। एक इसी से मिलता जुलता तीसरा क्वेश्चन, जब झील का पानी जम जाता है ठंडे प्रदेशों में, जब झील का पानी जम जाता है उस वक्त भी समुद्र का पानी ही रहता है, द्रव के रूप में रहता है, क्यों?
ये आपको एक आश्चर्य नज़र आ रहा होगा कि बगल का पानी जम गया और उसके बगल समुद्र में पानी नहीं जमा, तो आश्चर्य कुछ भी नहीं। विज्ञान उसकी व्याख्या करता है और व्याख्या ये है कि समुद्र के पानी में NaCl जैसे लवण घुले हुए हैं और NaCl क्या करता है, तो लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक को घटा देता है। तो लिख सकते हैं इसके आंसर में समुद्र के जल में NaCl इट से साल्ट होते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट घटा देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और इस तरह से इस तीनों सवाल का जवाब संक्षेप में हमने बता दिया। और अब है आज का टॉपिक, तब तक आप इसे नोट करें। तो इस क्वेश्चन जानने के बाद स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत छोटा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार। तो क्वेश्चन तो होगा कि किस आधार पे, तो आधार है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार। तो जानिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन, तो आप सामने देखिए बोर्ड पर। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत ही खूबसूरत हिंदी है इन तीनों का। इसका है सम पराशरी विलयन, इसका हिंदी है अति पराशरी विलयन और उतनी ही खूबसूरत हिंदी है अल्प पराशरी विलयन। तो आइए मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि कोई 2 सॉल्यूशन हैं और दोनों सॉल्यूशन के परासरण दाब बराबर है, तो जानते हो उसी का नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वह 2 विलयन, जिस विलयन के समान ताप पर परासरण दाब क्या है, बराबर है। दैट्स 2 सॉल्यूशन which osmotic pressure is equal is called isotonic solution। osmotic pressure अगर बराबर हो गया तो उसको क्या कहते हैं, isotonic solution। मतलब इसको आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर दे के लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इसे समझिए थोड़ा सा पहले, ये 2 विलयन है, इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ये है π1 और इसका है ऑस्मोटिक प्रेशर ये है π2। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जो है अगर ये T है तो इसका भी टेम्परेचर क्या है, T ही होना चाहिए, सेम टेम्परेचर पर। इफ पाई इक्वल टू π2, अगर ये बराबर हो गया, देन solution will be osmotic isotonic solution। सिंपल सा बात है। वह 2 बिलियन
जो समान, जिसका समान ताप पर परासरण दाब बराबर हो उसे आइसोटोनिक माने समपरासरी सॉल्यूशन कहते हैं। अरे बहुत सिंपल है, कोई भी दो सोल्यूशन ले लीजिए, दोनों सोल्यूशन का एस्मोटिक प्रेशर मापिए, अगर दोनों का एस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गए तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। समझ रहे हो ना? तो चलिए दूसरा भी समझ लेते हैं, वो भी इतना ही आसान है। दूसरा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है। ऐसा करते हैं कि आप पहले नोट कर लीजिए और फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। दूसरा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब ये समझिए ये क्या है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक्चुअली एक ही में दोनों का डेफिनेशन हो जाएगा। एक सोल्यूशन है, एक और सोल्यूशन है, टेम्परेचर जो है T है एंड टेम्परेचर यहाँ भी T ही है। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर ये है π1 और इसका है ऑस्मोटिक प्रेशर π2। अब मान लीजिए कि दोनों बराबर नहीं हैं, π1 इज नॉट इक्वल टू π2, तो दो बातें होगी। अगर बराबर नहीं है तो उसमें से कोई एक बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, सिंपल सा बात है, छोटा होगा। तो बड़ा और छोटा करने का क्या मतलब, किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और दूसरे का कम होगा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसका नाम है हाइपरटोनिक सोल्यूशन और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसका नाम है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कितना आसान है, और इसी के लिए हम लोग होते हैं परेशान। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को अगर डिफाइन करना है हमें, तो देखिए यदि π1 इज नॉट इक्वल टू π2, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये मे बी ये हो सकता है π1 इज ग्रेटर देन π2 या π2 इज ग्रेटर देन π1। यही होगा ना दो कंडीशन। तो अब देखिए अगर ये बराबर नहीं है तो जो बड़ा है, जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है, ज़्यादा है, उसका नाम है हाइपरटोनिक सोल्यूशन और जिसका कम है उसका नाम है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। यदि का बराबर नहीं हो तो जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर उच्च होता है, अधिक होता है, उससे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एवं जिसका कम होता है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है।
2 बिलियन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, उसका नाम है हाइपरटोनिक, और जिसका कम हो गया वो हो गया हाइपोटोनिक। मतलब ये हुआ कि ये था पाई 1 और ये है पाई 2 और ये बड़ा है, तो इसका नाम हो गया, बोलिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि नहीं, अगर ये बड़ा हो गया, अरे भाई तो इतने थोड़ी ना कम समझदार हो, जो बड़ा हो गया वो हाइपर, जो छोटा हो गया हाइपो, सिंपल सा है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, वो समझने वाली है। एक आप बिलियन बनाइए, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है 0.9% NaCl सॉल्यूशन, 0.9% M/V NaCl सॉल्यूशन है। तो इसका परासरण दाब मापते हैं, तो इसका परासरण दाब उतनी ही होता है जितना जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जो रक्त कोशिका होता है, रक्त कोशिका के अंदर में जो द्रव होता है, जिसको आप कोशिका द्रव कह सकते हैं, उस कोशिका द्रव का ऑस्मोटिक प्रेशर और 0.9% NaCl के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं। इसका मतलब कि अगर एक जगह हम लोग 0.9% NaCl ले लिए, तो दूसरी जगह अगर हम लोग यहाँ पर रक्त कोशिका का द्रव ले लें, वो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाते तो आइसोटोनिक है। आप बात समझ पा रहे हैं ना? तो पहले एक लाइन लिखते हैं, 0.9% M/V शुद्ध होना चाहिए NaCl के बिलियन का परासरण दाब रक्त कोशिका द्रव के परासरण दाब के बराबर होता है। अब देखिए, यहाँ से एक बार पुनः तीनों जो आपके पास आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसका एक डेफिनेशन हो जाएगा। वह बिलियन, जिस बिलियन का परासरण दाब 0.9% NaCl के बराबर हो, आइसोटोनिक। वह बिलियन, जिस बिलियन का परासरण दाब 0.9% NaCl के अपेक्षा कम हो, हाइपोटोनिक। और जिसका ज़्यादा हो गया वो हाइपरटोनिक। तो एक बार फिर से आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिसका परासरण दाब, जिसका पाई माने परासरण दाब 0.9% M/V NaCl के बिलियन के पाई के बराबर हो। अब समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं? कोई बिलियन है तो जिसका परासरण दाब, चाहे जिस बिलियन का परासरण दाब, इस तरह से लिखना ज़्यादा उचित था, जिसका परासरण दाब, ठीक था, जिसका पाई या जिस बिलियन का पाई, ठीक है, 0.9% M/V NaCl बिलियन के क्या हो, परासरण दाब, पाई माने परासरण दाब के बराबर हो, उसको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक किसे कहेंगे? तो वह बिलियन, चाहे जिस बिलियन का पाई 0.9% NaCl बिलियन के पाई से अधिक हो
उसे हाइपरटोनिक, और जिसका कम हो, आप कह सकते हैं कि जिस विलयन का पाई 0.9% m/v NaCl विलयन के पाई से कम हो, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, इस पे ज़्यादा आप ध्यान नहीं देना है, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, अगर कुछ बातें स्पष्ट न दिख रही हो तो भी घबराना नहीं है। आप ये दिमाग में सेट रखिए। हाँ, अगर कुछ ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना है और समझ लेना, कंसेप्ट बनाना है, लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कंसेप्ट ये है कि अगर कोई विलयन है, उस विलयन का प्राशन दर 0.9% MnCl सॉल्यूशन के अगर बराबर हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इस प्रासरण दाब, इस विलयन के प्रासरण दाब से अगर किसी का ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इससे कम हो गया तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल सा है, आप इसे नोट करें। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, वो क्या है। 3 पात्र लिया गया और इस पात्र में एक सॉल्यूशन लिया गया, और इस सॉल्यूशन की खासियत है कि इसका जो पाई है वो बराबर है 0.9% NaCl के विलयन के पाई के बराबर। ठीक है। दूसरा जो है, इसका जो पाई है वो ग्रेटर देन है 0.9% NaCl विलयन के पाई से। तीसरा है कि पाई इज लेस देन 0.9% NaCl विलयन के पाई। मतलब आप यूं समझिए, एक विलयन है, इसकी सांद्रता 0.9% NaCl विलयन के बराबर है। एक विलयन है, उसकी सांद्रता 0.9% NaCl के विलयन के सांद्रता से ज़्यादा है। और एक विलयन है जिस विलयन की जो सांद्रता है, जिस विलयन की जो प्रासरण दाब है, जाहिर सा सांद्रता ज़्यादा होगा तो प्रासरण दाब ज़्यादा होगा, तो सांद्रता जो है या प्रासरण जो दाब है वो 0.9% NaCl के विलयन से कम है, विलयन के पाई से कम है। हालांकि ऊपर तो लिख दिए, चिन्ह दे दिए। तो अब हमें ये चीज़ देखना है कि इस विलयन में आपने क्या किया, एक RBC रेड ब्लड सेल डाल दिया, इसमें भी एक रेड ब्लड सेल डाल दिया। RBC, ये है RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये भी RBC है, ये भी RBC है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 तरह के विलयन हैं। एक विलयन का प्रासन दाब आप कह सकते हैं 0.9% NaCl के विलयन के बराबर है, एक उससे ज़्यादा है और एक उससे कम है। तीनों विलयन में डाल दिया गया कौन सी, RBC का एक एक सेल डाल दिया गया। पूछा जाएगा इस सेल पर क्या प्रभाव होगा, तो RBC पर कोई प्रभाव नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरबीसी जो सेल है उसका भी परासरण दाब 0.9% NaCl विलयन के बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे के सम परासरी विलयन हो गए और इस तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इस बार यहाँ पर जो विलयन है वो ज़्यादा गाढ़ा है, ये सांद्र है। जब सांद्र है तो निश्चित रूप से सांद्र विलयन से विलायक के कण तनु विलयन में प्रवेश करेंगे और इस तरह से सांद्र विलयन से विलायक के कण जो होते हैं तनु विलयन से विलायक के कण, तो तनु अंदर में है तो अंदर से जो कण होंगे विलायक के वो कहाँ जाएंगे? तो बाहर आएंगे। और इस तरह से जब परासरण ये बाहर की सांद्रता बहुत बढ़ गई तो अंदर का जो द्रव है बाहर निकल जाएगा। बाहर के द्रव निकल जाएगा तो क्या होगा? आरबीसी श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यहां पर देखिए अंदर में ही गाढ़ा द्रव है और बाहर में क्या, ये तनु है, पतला है, तो हमेशा तनु से जाएगा सांद्र की तरफ, तो इसमें चले जाएंगे और इस तरह से आरबीसी कण जो है फैल जाएगा, फूल जाएगा। तो इसके लिए होगा आरबीसी क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा, का स्वेलिंग, चाहे स्वेल्स कर जाएगा, ये फूल जाएगा, फैल जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो तीनों प्रकार के विलयन में आपने आरबीसी के कण रखा और तीनों तीन तरह का रिजल्ट देगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ रह गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले आप इसे नोट करें। हाँ? तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। आप जब भी बोतल बंद जो पानी पीते हैं तो आपको ख्याल आता है RO का, RO वाटर है। ये क्या है RO, क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, जरा इसे समझते हैं। तो एक बिलियन उदाहरण के रूप में लेना होगा, एक नहीं एक्चुअली बिलियन लेना होगा, दो, लेकिन दोनों बिलियनों को अलग कर देना होगा आपको। आप समझ गए ना क्या है ये? बोलिए SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसकी चर्चा किया हुआ था। एक तरफ आपने रख दिया, मान लीजिए विलायक है या तनु विलयन कर सकते हैं, आपको पता है ये है विलायक और ये है विलयन। जब विलायक और विलयन को SPM से अलग करके छोड़ देते हो, विलायक कण धीरे 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 SPM से होकर कहाँ जाता है? विलयन की ओर। या तनु विलयन से विलायक कण कहाँ जाता है? सांद्र विलयन की ओर। और इस क्रिया को ऑस्मोसिस, परासरण कहते हैं। अच्छी बात है, याद है तो। अगर नहीं याद है ना तो समझ लेना आप लोग, ये विलायक के कण है। विलायक किधर जाता है? विलयन की तरफ। इधर जाने से रोकने के लिए यहां पे आपको दाब लगाना पड़ता है। तो यहां पर आप क्या करते हैं? एक प्रेशर उत्पन्न करते हैं, नीचे की तरफ दाब लगाते हैं और ये विलायक के कण का इधर जाना रुक जाता है। आप उस दाब को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। माने यूँ समझ लीजिए कि आप खड़े थे, आपका एक मित्र आया और धक्का देते देते आपको पीछे धकेलने लगा, लेकिन आप थोड़ा तन के खड़े हो गए और वो आगे अब आपको धक्का नहीं दे पाया। अब सोचो जरा, अगर आप उसको उल्टी धक्का देने लगे, उस जितना प्रेशर लगा रहा था उससे ज़्यादा अगर प्रेशर लगाने लगे तो क्या होगा भाई साहब का? पीछे जाएंगे ना। बिल्कुल वही बात है, उसी का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जब आप यहाँ पे जो पाई लग रहा है प्रेशर, इस पाई से इसको पाई डैश कर दीजिए और व्हेन पाई डैश इज ग्रेटर देन पाई, अगर ये पाई डैश जो है पाई से बड़ा हो गया तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन
रिवर्स ऑस्मोसिस ऑकर। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया क्या है, इसका डेफिनेशन क्या देंगे? तो जब सांद्र विलयन पे परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है, तब परासरण की क्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है। तब परासरण की क्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है। अर्थात उल्टी दिशा का क्या मतलब? विलायक के कण जो इधर से इधर आ रहे थे, विलयन से विलायक से विलयन की तरफ, अब इधर से विलायक के कण निकलेंगे और इधर आएंगे। अर्थात विलयन से विलायक के कण विलायक की ओर गमन करने लगता है और इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। इसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी का नाम रिवर्स ऑस्मोसिस है। बहुत सिंपल है। आप जो प्रेशर लगा रहे थे ना भाई, यहाँ पर परासरण दाब, जिसका नाम है परासरण दाब, याद एक बार फिर से याद दिला दें। परासरण दाब वह दाब है जो परासरण की क्रिया को रोक दे, मतलब विलायक के कण जो विलयन की तरफ जा रहे हैं उसके जाना स्टॉप। अब आपने क्या किया कि आपने परासरण दाब से ज़्यादा दाब लगा दिया, तो विलायक पहले जो विलायक से विलयन की तरफ जा रहे थे वो उल्टी दिशा में चल दिए। माने यूँ समझ जाइए कि जब लॉकडाउन स्थिति हुआ तो जो मजदूरों का पलायन गांवों से शहर की तरफ हुआ, उस शहर से किधर होने लगा? तो गांवों की तरफ। जस्ट इसी को एक तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब इसका क्या लाभ है रिवर्स ऑस्मोसिस का, या इसका कोई उपयोग है क्या? तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। समुद्र का जो जल होता है पीने योग्य नहीं होता, तो उस समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए आप आरओ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन नोट में लिख देता हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जाता है। बस। और इस तरह से परासरण दाब और प्रासन दाब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं समाप्त होती हैं। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक अलग टॉपिक में, एक अलग ही विषय को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।